मैं दुबई में एक होटल में वेटर का काम करता था। एक दिन काम करते हुए मुझसे कुछ नुकसान हो गया। होटल के मालिक ने मुझे ये कहकर जेल भिजवा दिया कि मैंने ये नुकसान जानबूझकर किया है। मेरी बीवी मुझसे बड़ी मोहब्बत करती थी। जब उसे मालूम हुआ कि मुझे 15 साल के लिए जेल हो गई है तो वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी। फिर अम्मा ने मुझे फोन पर बताया कि तुम्हारी बीवी को हार्ट अटैक हुआ है और वो मर गई है। मैं बड़ा दुखी हुआ और इसी गम में 15 साल जेल में गुजार दिए। सजा पूरी करने के बाद घर आया, ये देखकर हैरान रह गया। घर में सब बदल गया था। छोटे भाई ने भी शादी कर ली थी, लेकिन उसकी बीवी हर वक्त पर्दे में रहती। कोई पूछता तो कहती कि मेरे चेहरे पर एलर्जी है। एक दिन रात का वक्त था, मैं भाई के कमरे से चार्जर लेने गया तो भाई घर पर नहीं था और उसी वक्त भाभी नहाकर निकली थी। और जब मेरी नजर उसकी शक्ल पर पड़ी तो मेरे तो जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम मजहर अली है। हम 3 भाई और 2 बहनें हैं। मेरी उम्र 30 साल है। एक भाई मुझसे बड़ा है, दूसरा भाई और बहनें मुझसे छोटे हैं। मेरे वालिद कुछ अरसा पहले वफात पा गए थे। मेरी वालदा ने हम बहन भाइयों को संभाला। मेरे बड़े भाई ने अपनी तालीम छोड़ दी और रोजी रोटी के लिए नौकरी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। मुझे आज भी याद है कि जब वो शाम को घर आता तो उसका चेहरा उतरा हुआ होता। माँ पूछती तो कहता कि कुछ दिनों में नौकरी मिल जाएगी, और फिर ये कुछ दिन और के चक्कर में एक दिन घर का राशन खत्म हो गया था। जिन घरों के बड़े कमाने वाले ना रहे, उस घर के बाकी अफराद भूख का शिकार कैसे हो सकते हैं। मुझे भी उस वक्त एहसास हुआ था। सोचा था कि मुझे भी भाई के साथ कहीं काम कर लेना चाहिए, लेकिन मुझे भी तो नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दोस्त ने मेरी मदद की और मैं दुबई आ गया। यहाँ मेरी जॉब एक होटल में वेटर की लगी थी और मैं अच्छा कमाने लगा था। साल बाद छुट्टी पे घर आया तो सब बहुत खुश हुए। मामू ने दावत भी की थी। यूं ही एक हफ्ता गुजर गया। एक रोज माँ कहने लगी कि कल तुम्हारे मामू का फोन आया था, वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। मैं जिस दिन से मामू के घर दावत खाकर आया था, मुझे एहसास हुआ था कि मुझे उनकी बेटी अरमीना से मोहब्बत हो गई है। मैं बहुत जल्द ही माँ से कहने वाला था, लेकिन मैं अरमीना की लड़ने की आदत से बहुत खौफ था। वो हर वक्त मेरी शिकायत लगाती रहती। असल में उसे मेरे बालों से बड़ा मसला था। मेरे बाल थोड़े बड़े थे और उसे लगता था कि मैं देखने में लड़की लगता हूँ। मैं उसे कहता कि मुझे बड़े बाल रखना अच्छा लगता है और बहुत सी हसीनाएं मुझ पर फिदा हैं, लेकिन तुम हो के मेरे बालों के पीछे पड़ गई हो। तो वो चुप हो जाती। माँ ने बताया कि मामू चाहते हैं कि मैं यहाँ मजीद वक्त जाया ना करूँ और जल्द ही वापस जाकर अपना काम देखूं। मैंने माँ से कहा कि कहीं अरमीना ने तो मेरी कोई शिकायत नहीं लगाई जो आप अचानक मुझे वापस जाने का कह रही हैं। मेरी बात पर माँ मुस्कुरा दी और कहने लगी कि अरे नहीं, वो बेचारी तुम्हारी शिकायत क्यों लगाएगी। वो तो मुझे कह रही थी कि तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढूं जो तुम्हें काबू में रखे। वैसे ही इतने दिन हो गए हैं तुम्हें पाकिस्तान आए हुए, बताओ कोई लड़की पसंद आई है। माँ ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा था। ना चाहते हुए भी माँ की बात पर मेरे सामने अरमीना का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया था। अचानक अम्मा की आवाज आई जो कह रही थी कि क्या हुआ है, कहाँ खो गए हो। मैंने कहा कहीं नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कि मुझे अभी तक कोई लड़की पसंद क्यों नहीं आई। अम्मा मुस्कुराने लगी और मैं डर गया। कहीं मेरी माँ जानती तो नहीं कि मैं उनकी भतीजी को ही पसंद करने लगा हूँ। माँ ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, वैसे मेरी नजर में 2-3 बहुत अच्छी लड़कियां हैं। अगर तुम कहो तो मैं किसी एक से तुम्हारी बात चला सकती हूँ। मैंने कहा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी बहुत सारे काम हैं। घर बनाना है, भाई की शादी करनी है, फिर बहनों की शादी होगी, उनके बाद मैं सोचूंगा। माँ ने कहा कि शादी हो जाएगी तो क्या तेरी बीवी मना कर देगी तुझे ये सब जिम्मेदारियों से। बेटा, अगर शोहर अच्छा हो, अपने घर वालों का ख्याल रखने वाला हो, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना जानता हो, तो बीवी पागल नहीं होती कि उसके घर वालों को कुछ ना समझे। एक बीवी के लिए उसके शोहर के रिश्तेदार उतने ही प्यारे होते हैं जितने उसके शोहर को अपने रिश्तेदारों की कदर होती है। वैसे क्यों नहीं करनी शादी तूने। चलो तुम्हारे भाई की तो समझ आती है, उसने तो रूमी की वजह से शादी नहीं की, लेकिन तुम शादी क्यों नहीं कर रहे। रूमी मेरे बड़े वाले मामू की ही बेटी थी।
नाम तो उसका रिमशा था, पर सभी उसे रूमी बुलाते थे। मेरा भाई उससे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन रूमी आसाइशों की आदी मॉडर्न लड़की थी। उसने कहा था, इस 5 मरले के घर में जहाँ 10 लोग रहते हों, उसका गुजारा नहीं होता। उसे एक अच्छी जिंदगी की तलाश थी। उसने एक पुलिस ऑफिसर से शादी कर ली और मेरा भाई अपनी मोहब्बत का मातम पिछले 3 साल से मना रहा था। माँ ने बहुत बार उसे शादी का कहा था, लेकिन भाई ने कहा कि इस बात पर कोई उनसे बात ना करे, मैं कैद नहीं होना चाहता। फिर माँ मेरी शादी के पीछे पड़ गई और ये कहती कि अब मैं तुम्हारी शादी करवा के ही रहूंगी। मेरी छुट्टी खत्म होने वाली थी। मामू बार बार कह रहे थे कि छुट्टियां और मत लेना, वापस जाओ और कमाओ, अभी तुम्हारे सर पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। लेकिन इस बार मैं अरमीना की वजह से जा नहीं पा रहा था। जब से उससे मिलकर आया था, लगता था कि वो ना मिली तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। उसकी आंखें मुझे सोने नहीं देती थीं, उसकी हंसी मुझे अपने कानों में गूंजती सुनाई देती। आंखें खोलता तो मेरे पास कोई भी नहीं होता, लेकिन मेरी माँ और मामू कुछ दिन से एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रहे थे। मैं चाहता था कि उनके बीच जो गलतफहमी है वो दूर हो जाए। मैंने माँ को सब कुछ बता दिया। वो कहने लगी, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं जल्दी से तुम्हारे मामू से तुम्हारी शादी की बात करती हूँ। मैंने कहा कि पहले बड़े मामू से इख्तलाफात तो खत्म कर लें, कहीं वो कोई मसला ना खड़ा कर दें, क्योंकि रूमी के वालिद और अरमीना के वालिद दोनों भाई थे और रूमी के वालिद यानी मेरे बड़े मामू वैसे तो ठीक थे, मगर अंदर से हमारे हक में बेहतर नहीं थे। खैर, मैं बहुत खुश था। शुक्र है कि माँ को मेरी पसंद पर कोई इतराज नहीं था। मैंने कहा कि ये तो और भी अच्छी बात है। माँ, जैसे ही अरमीना और उसके घर वाले हाँ करेंगे, हम फौरन ही शादी की तारीख रख देंगे। माँ के चेहरे पर मुझे फिक्रमंदी नजर आई थी। मुझे एक लम्हे को लगा कि जैसे वो परेशान हैं। कहने लगी कि हाँ, दुआ करो अरमीना मान जाए। उन्हें अरमीना का डर भी था, कहीं वो भी इनकार ही ना कर दे। मैंने कहा कि वो भला क्यों इनकार करेगी, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उस दिन मैंने माँ की आंखों में एक अजीब सा दुख देखा था, जो बोलते हुए उनकी आंखों से झलक रहा था। कुछ देर सोचने के बाद बोली कि हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन मत भूलना, मैंने बहुत तकलीफें भी बर्दाश्त की हैं। ये ना हो कि तुम अपनी मोहब्बत पाने के लिए मुझे ही भुला दो। तुम जानते हो कि मोहब्बत का भूत अक्सर रिश्तों की पहचान भुला देता है। अपने भाई का हाल देख रहे हो, क्या दिया उसे उस मनहूस मोहब्बत ने। कमाने में खुद को इतना मसरूफ कर लिया है कि उसे अपनी जात ही भूलती जा रही है। वो आज तक समझ नहीं सका कि जिसकी मोहब्बत में सब कुछ भूले बैठा है, वो सुकून से अपने घर में है, अब वो किसी की बीवी है। मुझे दुख है कि मेरी भतीजी और भाई ने मेरा सोचा नहीं था, ना मेरे बेटे के ख्वाबों की परवाह की थी। इसलिए डरती हूँ कि इस बार भी मेरे बच्चे की खुशियाँ ना छीन लें, और मैं जो भाइयों के घर थोड़ा बहुत आती जाती हूँ, उससे भी ना रह जाऊं। मैंने सारी रात जागते हुए गुजारी थी। मैं जानता था कि रूमी और अरमीना में जमीन आसमान का फर्क था। अरमीना रूमी जैसी नहीं है, उसे रिश्तों की कदर है। वो पैसे के लिए कभी भी मुझे नहीं छोड़ेगी, और अब तो हमारे हालात भी बेहतर थे। मैंने अरमीना को कॉल की, उससे कहा कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज हम कुछ टाइम साथ गुजारें। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं डर भी रहा था कि कहीं वो मना ही ना कर दे। उसने कहा कि ठीक है, आप आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। और मुझे लगा कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल की दुआ सुन ली है। मैंने खुशी से उसे कहा कि ठीक है, मैं अभी आया। उससे मिलने के लिए मैं इतना बेचैन था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या पहन के जाऊं। मेरी बहनें मुझे तंग करती रहीं और मैं उस दिन सिर्फ मुस्कुराता रहा। वक्त था कि गुजर ही नहीं रहा था। मैंने कहा कि शुक्र है कि तुमने बाहर मिलने से इनकार नहीं किया, वरना मैं तो समझा था कि तुम नहीं आओगी। अरमीना बोली कि अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, शर्मिंदा नहीं कर रहा, बस तुम्हें तंग कर रहा था। हालांकि अब मैं उसकी नाराजगी से भी डरता था। उस दिन मैंने सिर्फ उसकी वजह से ही गोलगप्पे खाए थे, क्योंकि मेरा गला बहुत खराब था, लेकिन मैं जानता था कि उसे गोलगप्पे बहुत पसंद हैं। वो दिन मेरी जिंदगी का खूबसूरत दिन था। मैंने ख्वाहिश की थी कि काश वक्त रुक जाए, लेकिन ये वक्त कब रुकता है, हर ख्वाहिश कब पूरी होती है।
میں نے ارمینا سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات پر تو وہ ایک دم سے حیران رہ گئی، اسے یقین نہیں تھا کہ میں ایسا کچھ کہہ دوں گا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بولی کہ آپ شاید اپنے ہوش میں نہیں ہیں، آپ ایسے سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ اس کا کچھ دیر پہلے والا نارمل انداز اب بہت مختلف ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ میں اپنے ہوش میں ہی ہوں۔ میں اس کے سامنے کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کبھی نہیں کرے گی۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، لیکن میں اب ہوش میں کہاں تھا؟ میری ذات کہیں کھائی میں جا گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کمزور لہجے میں کہا کہ لیکن کیوں؟ لیکن ہر کیوں کا جواب کب ملتا ہے؟ وہ میرے ہر سوال کا جواب دیے بغیر چلی گئی تھی۔ میں گھر واپس آ گیا، خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ کسی سے بولنے اور بات کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ ایک دن اماں نے کہا کہ مظہر کیا بات ہے، کن سوچوں میں گم ہو؟ تمہاری چھٹی بھی ختم ہونے والی ہے، اس لیے تو پریشان نہیں ہو؟ میں نے ماں کی گود میں سر رکھا اور کہا کہ ماں، تیرے خدشے بالکل ٹھیک تھے۔ جن رشتوں کو ہم دل سے محبت دیتے ہیں اور پھر ذرا سا بھی خدشہ ہو کہ ہماری ہی وجہ سے ہمارے درمیان محبتیں باقی نہیں رہیں گی، تو ایسے راستے سے پلٹ آنا چاہیے۔ میں رو رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ اسی دن کے لیے مائیں کہتی ہیں کہ مرد روتا اچھا نہیں لگتا، لیکن مرد بھی تو انسان ہوتا ہے۔ کیا میری یہی غلطی تھی کہ میں اس سے محبت کرتا تھا، خود سے زیادہ ارمینا کو چاہتا تھا؟ کیا وہ بھی رومی کی طرح سوچنے لگی تھی؟ میری ماں میرا دکھ سمجھ گئی تھی، اور اس کے بعد کیسے سب کچھ ہوا مجھے کچھ پتا نہیں چلا۔ 2 دن کے لیے لاہور آیا تھا ایک دوست سے ملنے۔ 1 ماہ بعد میری واپسی تھی، سوچا جانے سے پہلے دوستوں سے مل لوں۔ واپس گھر آیا تو پتا چلا کہ اگلے ہفتے ارمینا سے میری شادی ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا یہ کب اور کیسے ہوا، لیکن میں خود غرض بن گیا تھا۔ میں نے ارمینا سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، نہ اسے کال کی، نہ شادی سے پہلے ملنے گیا تھا۔ بس یہ سمجھ لیں کہ میں ڈرتا تھا کہ کہیں وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ نہ کہہ دے کہ ایسے بزدل ہو، ایک لڑکی کا ریجیکٹ کرنا برداشت نہیں کر سکے۔ شادی کی تیاریوں میں 1 ہفتے کا پتہ نہیں چلا اور مہندی کا دن بھی آ گیا۔ اسی رات ارمینا کا فون آیا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا کہ پتہ نہیں اب وہ کیا کہنے والی ہے۔ دوسری طرف اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اسے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے چپ کروانے کے لیے وہ مجھ سے کوئی بڑی قیمت مانگے اور میں اسے پھر سے کھو دوں۔ میں نے اسے رونے دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا کہ مظہر یہ سب تم اچھا نہیں کر رہے، میں تمہیں انکار کر چکی ہوں، پھر یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ تم نے بھی تو وجہ نہیں بتائی کہ تم نے کیوں انکار کیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اسی وقت اس کے گھر پہنچوں، لیکن میں پاگل نہیں تھا، اس سر پھری لڑکی کے گھر پہنچ جاتا۔ وہ یہ شادی روکنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، ویسے بھی تو کل میری ہونے والی تھی۔ کسی بھی ایسے جذباتی فیصلے کی وجہ سے میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اسی وقت یہی سوچا کہ مجھے اس سے محبت ہے اور اسے پانا میرا حق ہے۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ میں نے کہا کہ جو کہنا ہے فون پہ کہہ دو، میں اس وقت تمہارے پاس نہیں آ سکتا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں اب تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ میں تم سے زبردستی شادی کر رہا ہوں تو تم غلط سوچ رہی ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہاری وجہ سے ہی میں زندہ ہوں۔ ہاں، اگر تم مجھے ناپسند کرتی ہو تو میں تم سے نکاح کرتے ہی واپس چلا جاؤں گا، تمہیں شکل بھی نہیں دکھاؤں گا، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ تم میری ہی رہو گی۔ ارمینا نے کہا کہ تم صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ تم مجھے اپنی پراپرٹی سمجھتے ہو جسے تمہیں صرف اپنے نام کروانے کی ضد ہے۔ میں نے زمین پر نظر جماتے ہوئے کہا کہ میں تو بہت ہی عاجز سا انسان ہوں، غرور سے میرا کیا واسطہ، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ جس سے محبت کرتا ہوں اسے ہی اپنی چاہت بنا لوں۔ میری بات پر ارمینا بولی، اور کاش وہ کچھ نہ کہتی، کاش وہ خاموش رہتی۔ اس دن اس نے میری ذات کو عجیب دوراہے پر کھڑا کر دیا تھا۔ کہنے لگی کہ مظہر علی، محبت اب کہاں رہے گی، محبت لازوال بھی ہوتی ہے۔ تم یاد رکھنا کہ تم میرے جسم کے مالک تو ہو سکتے ہو، لیکن میری روح تم سے محبت کبھی نہیں کر سکے گی، کیونکہ مجھے محبت پر بھروسہ نہیں، میں نہیں مانتی اس منحوس محبت کو۔ اس دن مجھے ارمینا کے دکھ میں اپنے بھائی کا دکھ دکھائی دیا تھا، اسے بھی تو محبت منحوس ہی لگتی تھی۔ میں ساری رات سو نہیں سکا تھا،
भाई के पास चला गया। वो सिगरेट पे सिगरेट पी रहा था। मैं जो उसे मना करता था, आज उसके साथ बैठकर सिगरेट पी रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि ये फैसला करके अच्छा कर रहा हूँ या बुरा। और फिर मेरी शादी अरमीना से हो गई। वो दुल्हन बनी मेरे सामने थी और मैं उस वक्त भी बेयकीनी का शिकार था कि मैं वाकई में इतना खुशकिस्मत हूँ कि ये लड़की मेरी हो चुकी है। वो अपने हाथों की मेहंदी पर नजर टिकाए बैठी थी। मैंने उसके हाथ अपने हाथ में लिए और उससे कहा कि नाराजगी खत्म कर लो। मैं मानता हूँ कि मैं खुद गर्ज हो गया था, लेकिन ये भी यकीन रखो कि मैं यहाँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। दुनिया की हर खुशी तुम्हें लाकर दे सकता हूँ। उसने अपने हाथ मेरे हाथों से छुड़ा लिए और कहा कि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है और ना ही आरजू है कि मैं उसके लिए कुछ करूं। मैंने उसे बहुत मनाया, मगर उसने इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं किया था। मेरे जाने के दिन करीब आ रहे थे। अरमीना अभी तक मुझसे खफा खफा ही थी और मैंने उसे कुछ वक्त देने का फैसला कर लिया। मैं चाहता था कि वो सोचे समझे और फिर फैसला करे। वो गलत है, ऐसे ही इस रिश्ते से भाग रही है। मेरी माँ ने कहा कि उन्हें कुछ पैसों की जरूरत है। मेरी छोटी बहन का रिश्ता आया था और वो चाहती थी कि अब मेरी ये दोनों बहनों को ब्याह दें। रिश्ता बहुत अच्छा था। माँ ने हाँ कर दी और अगले दिन मेरी वापसी थी। मैं अपने कपड़े सूटकेस में रख रहा था जब अरमीना कमरे में आई और उससे कहा कि आ जाओ, दरवाजे पर क्यों रुक गई हो? मैं जा रहा हूँ, तुम खुश रहना और मेरी हर गलती को सिर्फ मेरी मोहब्बत समझकर माफ कर देना। वो मेरे पास आकर बोली कि तुम्हारी छुट्टी खत्म भी हो गई। मुझे पहली बार लगा कि जैसे वो मेरे दूर जाने से उदास हो गई है। मैंने कहा कि हाँ, हो गई है खत्म। अब तो तुम खुश हो जाओ, अब क्यों उदास हो? कहने लगी कि अच्छे दोस्त दूर चले जाएं तो उदासी तो हो जाती है। वैसे तो तुम मुझे बुरे लगते हो, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे दूर जाने पर खुश हो जाऊं। आज मुझे उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। मैं चुप करके उसकी बातें सुनता रहा और फिर मैं अगले दिन दुबई वापस चला गया। यहाँ पे आकर भी मैं उसे भूल नहीं सका था, लेकिन काम की मसरूफियात ऐसी रहीं कि बहुत दिनों तक बात नहीं होती थी। उसने बताया कि उसका फोन खराब हो गया है। माँ के नंबर पर उससे बात होती थी और वो भी बहुत मुख्तसिर। पता नहीं वो फोन माँ को दे जाती थी या माँ को मुझसे बात करने की इतनी खुशी होती थी कि उसकी बात ही कम करवाती थी। आज अम्मा का फोन आया था कि मेरी बहन की शादी की डेट फिक्स हो गई है और सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। बड़े भाई की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वो काम पर नहीं जा रहे थे। मैं ही घर का अकेला कमाने वाला था। मैंने दिन रात एक कर दिया, अपनी बीवी को भी भूल गया। इतना पैसा भेजा कि घर बन गया। मेरी सभी बहनों की शादियां हो गई थी, लेकिन मैंने अब महसूस किया कि अरमीना और मेरी माँ को किसी बात की फिक्र भी नहीं थी। माँ मुझे घर आने का भी नहीं कहती थी। मैं इसी परेशानी में था कि एक दिन मुझे होटल में काम करते हुए बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान पूरा न करने पर होटल के मालिक ने मुझे जेल भिजवा दिया, जहाँ पर मुझे 15 साल की कैद हो गई। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे घर वालों को भी पता चल चुका था कि यहाँ मुझे 15 साल की कैद हो गई है। माँ तो बहुत रोई थी, पर अरमीना ने मुझसे बात तक नहीं की थी। फिर इसी तरह काफी दिन गुजर गए। मैं बहुत बेचैन था। एक दिन माँ ने खबर दी कि तेरी बीवी फोत हो गई है। ये खबर ऐसी थी कि ना मैं जिंदों में रहा और ना ही मुर्दों में। मैं जीना भूल गया था। दिल चाहता था कि खुदकुशी कर लूं, मगर वो भी तो हराम मौत थी। मैंने सब्र किया और 15 साल जेल में गुजार दिए। जिस दिन रिहा हुआ तो सीधा घर आ गया, मगर यहाँ तो सब बदल गया था। भाई ने भी शादी कर ली थी, लेकिन उसकी बीवी हर वक्त चेहरे पर निकाब किए रखती थी। कोई पूछता तो कहती कि मेरे मुंह पर एलर्जी है, बस इसीलिए चेहरा नहीं दिखाती। एक रोज रात का वक्त था। मैं भाई के कमरे में चार्जर लेने गया तो भाई घर पर नहीं था और उसी वक्त भाभी नहाकर निकली और मेरी नजर उसकी शक्ल पर पड़ी तो मेरे ओसान खता हो गए, क्योंकि वो तो मेरी मरहूमा बीवी अरमीना थी, जो मुझे देखते ही अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। मेरे पैरों ने अपनी जगह से हिलने से इनकार कर दिया था। मैंने दीवार का सहारा लिया और खुद को गिरने से बचा लिया। वो भी अब जमीन पर बैठ के रोने लगी थी। मैंने आज पहली बार उसे नफरत से देखा, जिसके लिए आज तक मोहब्बत में रोता रहा था। मैं तो उसकी जुदाई में जिंदगी का एक हिस्सा मरकर गुजार कर आया था। मेरी आवाज कहीं बहुत दूर से आई थी।
क्यों किया तुमने ऐसा? इतनी नफरत थी मुझसे, इतनी बड़ी सजा क्यों दी मुझे? वो अब हिचकियों से रो रही थी और फिर जो उसने बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने बताया कि जब मैंने उससे प्रपोज किया था, उससे एक दिन पहले मेरी माँ उसके घर गई थी और उसे कहा था कि अगर मेरा बेटा मजहर तुमसे शादी का कहे तो तुम इनकार कर देना, तुम्हारी शादी मैं मजहर से नहीं करने दूंगी। मैंने कहा कि मैं आपके बेटे मजहर से मोहब्बत करती हूँ, तो कहने लगी इसीलिए तो शादी नहीं हो सकती। मेरा बेटा भी तुमसे मोहब्बत करता है, मगर वो नहीं जानता कि वो मेरा सौतेला बेटा है। मैं उसकी सकी माँ नहीं हूँ। उसे तो कुछ याद नहीं, मगर मुझे सब याद है। मजहर की सकी माँ ने मुझसे हर खुशी छीन ली थी, मेरे शोहर को मुझसे छीन लिया था, लेकिन अल्लाह ने मेरी सुन ली और वो मजहर को जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई थी। लेकिन मेरा शोहर जब तक जिंदा रहा, सब बच्चों पर मजहर को ही तरजीह देता रहा। यहाँ तक कि रूमी ने मजहर की वजह से मेरे बड़े बेटे से शादी से इनकार कर दिया था। वो भी मजहर से शादी करना चाहती थी। उस लड़के की वजह से मेरा सका बेटा इस हाल को पहुंचा है। अब अगर उसकी शादी तुमसे कर दी तो वो तुम्हारा हो जाएगा। मेरी 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। मेरा सका बेटा काम नहीं करता और मुझे बेटियों की भी अभी शादी करनी है। अभी मुझे मजहर की कमाई की बहुत जरूरत है। मुझे घर बनाना है और ये सब तभी मुमकिन है जब मजहर मेरे हाथ में रहे। मैं खामोश हो गई। मैंने सोचा था कि तुम्हें सब बता दूं, लेकिन फिर सोचा कि मेरी वजह से तुम अपने इन रिश्तों से दूर हो जाओगे। लेकिन फिर एक दिन वो अचानक आई और कहा कि अगर तुम्हारी शादी मजहर से ना हुई तो तब भी वो मेरे हाथ से निकल जाएगा। तुम्हारी सुतेली माँ और मेरी फुप्पो ने कहा कि उनकी एक शर्त है, अगर मैं मान लूं तो वो मेरी शादी तुमसे कर देंगी। और मैंने सिर्फ तुम्हारे नाम रहने के लिए उनका साथ दिया। और फिर जुल्म की एक इंतहा तब की जब तुम्हारे दुबई जाने के बाद कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, क्योंकि शर्त के मुताबिक वो तुम्हें कह चुकी थी कि मैं मर चुकी हूँ। लेकिन 15 साल बाद जैसे ही तुम्हारे आने का पता चला तो मुझे कहा कि मैं ये जाहिर करूं कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ। तुम कुछ दिन में चले जाते तो वो तुम्हारे छोटे भाई की बीवी को वापस बुलवा लेती, जिसे तुम्हारी वजह से कुछ दिनों के लिए उसके मेके भिजवा दिया गया था। अरमीना रो रही थी और मैं तो पता नहीं कहाँ खो गया था। आज जिंदगी मुझे कहाँ ले आई थी। जिस माँ को मैं देखना इबादत समझा करता था, उसने मेरी जिंदगी से हर खुशी छीनी थी। मेरी उम्र का एक हिस्सा मुझे और मेरी बीवी को जुदाई देकर दूर बैठी तमाशा देखती रही, सिर्फ इसलिए कि वो मेरी सकी माँ से बदला ले सकें। मैं सोच सोच के पागल हो रहा था कि इस सब में मेरा क्या कसूर था। और मेरे भाई बहन पैसे की लालच में सब कुछ भूल गए थे। पैसा हर रिश्ते से बढ़कर था उन लोगों के लिए। मेरी माँ को जब पता चला कि मैं सब कुछ जान गया हूँ तो झूठ बोल दिया कि मेरी बीवी ये जानती थी कि तुमसे कहा जाए कि मैं मर चुकी हूँ। ये तो खुद तेरे भाई से मोहब्बत करती थी। फिर मेरी माँ ने खुद को सच्चा करने के लिए मेरी बीवी और भाई पर इल्जाम लगा दिया। उस वक्त मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। मैंने अरमीना को साथ लिया और घर छोड़ दिया। मैंने ऐसे बेहिस रिश्तों का क्या करना था। मैंने जिंदगी से यही सीखा कि जो आपका हो उसे आपका एहसास होता है, जिसे आपका एहसास ना हो वो आपका कभी नहीं हो सकता। मैंने और अरमीना ने अपनी अलग दुनिया बसा ली थी। कुछ अरसे बाद मेरी माँ ने मुझसे माफी मांग ली थी। मेरा दिल आज भी उनके लिए साफ था। मैं तो उन्हें अपनी माँ समझता था। मैंने पिछली सब बातें भुला दी, मगर मैंने अपना घर अलग कर लिया था। अब मैं माँ से मिलने और उन्हें खर्चा देने भी जाता हूँ। बस दिल में एक कसक सी है कि मेरा क्या कसूर था।